इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 संविधान निर्माण भाग 5, जिसमें हम भारतीय संविधान के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्या वह उद्देश्य था। बाकी सब साइड वाला थोड़ी देर के बाद देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विभक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये संविधान बनाने वालों के उद्देश्य थे। अब देखो साइड की बातें। हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया है। इसे किसी राज्य या बाहरी आदमी ने उन्हें नहीं दिया। भारत के लोग खुद से किए हैं, कोई बाहर के लोग और किसी राज्य के लोगों ने नहीं दिया। सबके मिलजुली का है ये। समाजवाद, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है। क्या होती है? सामूहिक रूप से संपदा पैदा होती है, मतलब प्राकृतिक संपत्ति, और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों के हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक अन्यायों असमानताओं कम हो, जिसमें हर किसी को सामान्य भाव से हर चीज मिल सके। प्रभुत्व संपन्न, धीरे धीरे हम देख रहे हैं क्या भारत के लोग यहाँ पर समझो। फिर उसके बाद से समाजवादी। अब यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न, उसके बारे में लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। लोकतंत्रात्मक, नीचे लाल कलर में जो लिखा है, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को सामान्य राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं। हमेशा हम अपने शासन का चुनाव करते हैं, कौन हमारा नेता बनेगा, और उसे जवाबदेह बनाते हैं हमारे तरफ से, और वो खुद बताता है कि हमने क्या क्या किया। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। पंथ निरपेक्ष, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान दर्जा देता है, सम्मान देता है। उसके बाद है न्याय। जितना लाल कलर में लिखा है, जितना मतलब रंगीन में लिखा गया है, उसका ही मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यही न्याय है। उसके बाद गणराज। गणराज कहाँ देख रहे हो? ये वाला गणराज। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। मतलब यही था गणराज में कि हर किसी को अगर लोग चुनते हैं तो वही शासन व्यवस्था चलाएगा, बाकी सब राजवंश वाले नहीं चलाएंगे उसको। स्वतंत्रता मतलब आजादी। नागरिक कैसे सोचे कि किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, मतलब स्पष्ट बताए किसी को, और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे। इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है, कोई इस पर पाबंदी नहीं है। उसके बाद आता है समता, क्षमता भी, शायद समक्ष। कानून के समक्ष सभी लोग सामान्य हैं, मतलब एक जैसे हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को सामान्य अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे, ये सरकार को बताया गया था। बंधुता,
संविधान में भी लिखा गया था कि आपको ऐसा ही करना है। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने, अपने से कमजोर ना माने, अपने से नीच ना माने। नोट, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। पहले यह नहीं था। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ही पहले नहीं थे। वो पहले क्या बोलते थे? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन समाजवादी और पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ दिए गए। जो डेट था 1976, 42वां संशोधन, याद रखना, इसका एग्जाम में पूछता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना की तुलना कीजिए। अब जैसे करना है आप इसको पढ़ सकते हो। संस्थाओं का स्वरूप, संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, केवल दर्शन करने लायक नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। संविधान इन सारे बातों को संस्थापक रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और बृहद दस्तावेज है, बहुत बड़ा दस्तावेज है। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें पाबंदी और बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगता है कि इसे लोगों के भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए। जिस तरह लोग चले उस तरह ही इसको ही इस संविधान में बदलाव करना चाहिए और उसको थोड़ा मोड़ा ठीक करना चाहिए। समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी और न बदले जा सके वैसे कानून के रूप में नहीं देखा था। क्योंकि संविधान है, गलतियां हर किसी से होता है, इसलिए बदलते रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद के तहत इसको बदला जाता है। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान के पहली बार पढ़ रहे, मतलब संविधान को आप पहला बार पढ़ रहे हैं, तो इसे समझना मुश्किल होगा, लगेगा भी आपको मुश्किल ये। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। हर चीज को समझा जा सकता है। अगर उसको आप एक बार भी पढ़ो, चाहे उसको 2 बार पढ़ लो, समझ में तो उसको आना ही है। कब तक संविधान आपसे दूर रहेगा? किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है। किसी भी संविधान को देख लो, चाहे भारतीय संविधान को देख लो, वे भी नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन से बारे में फैसला लेगा, किसमें कितना शक्ति होगा और वह किस किस बारे में फैसला ले सकता है। साथ ही संविधान नागरिकों को खुद स्पष्ट अधिकार देता है। सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि आप इसके ज्यादा आप नहीं जा सकते, कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सरकार को रोका ना जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। सीधा करेगा तो ठीक है, उल्टा भी कर सकता है। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। 3 अध्याय लगातार केवल संविधान के इसी पहलू पर बताने का है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में यह किस तरह काम करती है। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। फिर से सुनो, यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती है। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी।
हर बात इसमें नहीं बताया जा सकता, इस अध्याय में नहीं हो सकता। आपको अगले अध्याय में थोड़ा और डिटेल्स में बताया जाएगा और आपको विस्तार से आपको उसमें बताए जाएंगे, क्योंकि क्लास बाय क्लास उसको बताएं तो ठीक रहेगा एक तरह से आपके लिए भी, क्योंकि याद करना है ना एग्जाम में लिखने के लिए। नहीं करोगे तो कैसे लिखोगे। और यहीं पर हमारा ये अध्याय खत्म होता है। अध्याय 2 यहीं पर खत्म होता है, लेकिन कुछ शब्द है, क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। जैसे देखो, रंगभेद। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 89 के बीच में काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था। धारा, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, अनुच्छेद, उसको धारा बोलते हैं। संविधान, जो देश को चलाने के लिए काम में आए उसी को संविधान बोलते हैं। संविधान किसे कहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, देश का सर्वोच्च कानून जिसमें किसी देश की राजनीतिक और समाज को चलने और मौखिक बोलने का कानून होता है, उसी को संविधान कहते हैं। संविधान संशोधन, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाला बदलाव, उसी को संविधान संशोधक बोलते हैं। संशोधन, जो संविधान को बदलने के लिए माध्यम होता है। संविधान सभा, पार्लियामेंट, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप, किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। दर्शन, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार, उसी को दर्शन बोलते हैं। प्रस्तावना, संविधान का वह पहला कथन जिसमें, जो ऊपर आपको बताया गया है, वही संविधान का पहला कथन कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहते हैं। किसमें? प्रस्तावना में, मतलब इंट्रोडक्शन, परिचय। हर किताब में ये लिखा रहता है, कोई भी किताब हिंदुस्तान का आप उठा लो, उसका दूसरा या पहला तीसरा पन्ना पर संविधान प्रस्तावना लिखा होता है। अभी ध्यान से पढ़े ही नहीं हो आप तो कहां से समझ में आएगा। हर किताब पर यहाँ का राष्ट्रीय गान लिखा रहता है, राष्ट्रीय गीत लिखा रहता है, कोई भी किताब हो उस पर लिखा रहेगा। एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा किताब नहीं जिस पर नहीं लिखा है। देशद्रोह, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध, उसी को देशद्रोह बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन 1, सब एमसीक्यू ही इसमें दिया गया है। हम मानते हैं कि पहिलका में अब मैं नहीं बताया हूं, पहला जो अध्याय है उसमें हम नहीं बताए हैं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं था। दूसरे में देख लो, नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। तो इसको आप ठीक करना है, लिखना है, मैं ये पढ़ के नहीं बताने वाला, इसको आपको खुद से पढ़ना है और खुद से जानना है कि क्या गलती है। 2 नंबर, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो टकराव यही था काले चमड़े वाले रंगभेद का। आंसर देख लो, घ नंबर यहाँ पर शायद यही होगा। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? लोकतंत्र में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? इसका मैं बता दूं, देश का नाम होता है, विधायिका के अधिकार होते हैं, प्रशासन प्रमुख का नाम होता है, प्रशासन प्रमुख के अधिकार होते हैं, सब होता है। लेकिन इसमें से एक का ऑप्शन मतलब आपको निकालना है कि संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो देश का नाम किसी भी प्रावधान के नाम में नहीं रहता, क्योंकि देश होता है तभी तो संविधान बनता है। देश ही नहीं रहेगा तो संविधान कौन बात का? संविधान के बाद देश थोड़े लिखा जाता है, देश पहले का है, भारतवर्ष। 4 नंबर, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाइए। मोतीलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरोजिनी नायडू। जो साइड वाला मैं बता रहा था उसी के अनुसार इसको बताना है। एक को बता देते हैं, राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के सदस्य कौन थे, इसको बारे में आप बताओ। प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष इसमें से किसका था?
1928 में भारत का संविधान बयान करना है तो किसने बयान किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 5 नंबर, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। जो ऊपर हमने बताया नेहरू जी का भाषण, उसके अनुसार आपको इसको मतलब उस लाइन से मिलाकर आपको इसको भरना है, टिक लगाना है कौन सही है। 6 नंबर, हमारे संविधान को दिशा देने वाला ये कौन मूल्य है और उनके अर्थ क्या अर्थ हैं, उनके आपस में मिलान कीजिए। मिलाकर पूरा करना है दोबारा। संप्रभु, इसको मिलाओ गणराज, इसके बारे में तो आप खुद से ही करना है, मैं नहीं बताने वाला। 7 नंबर, ये क्वेश्चन करो ही नहीं, पढ़ो ही नहीं, क्योंकि ये सब एग्जाम में आने को नहीं है, ये सब नहीं आते हैं। किताब से अंदर से सवाल को लिया जाता है, वही सवाल हर किसी से पूछा जाता है, बाकी ये सब सवाल नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आता है। संविधान संशोधन के किसी प्रश्न, इसको छोड़ो, यहाँ पर अपना अध्याय खत्म होता है। ये आपको दिखा देते हैं, ये लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो लोग अपना बलिदान दिया है। इसको सीधा कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ है, बुक है, लेकिन ये सीधा नहीं हो सकता है, नहीं तो सीधा करके दिखाता है हम। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। अगला अध्याय अपना है कौन सा? अगला अध्याय है चुनावी राजनीति। चुनाव कैसे कराए जाते हैं और कैसे उनमें अपने प्रतिनिधित्व को चुना जा सकता है, जिसके बारे में अध्याय 3 में जानने को मिलेगा। कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, विदिन 24 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।